प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का एक नया वीडियो एक नई कहानी लेकर हाजिर है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है, आज जो प्रसंग है बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी सुंदर कन्या और धनी यात्री की। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों इसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कमलपुर गांव की सुबह शहरों की तरह शोरगुल भरी नहीं होती है। यहाँ की हवा में घास की गंध, मिट्टी की सौंधी सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट घुली होती थी। पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणें जब खेतों पर गिरती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति खुद उस पर चंदन मल रही हो। ठीक ऐसी ही एक सुबह थी, पर इस सुबह में कुछ नया था, कुछ अलग था। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती थी, जहां हवा में सुगंध हो और सूरज मुस्कुराए तो कोई भाग्य बदलने आता है। संध्या उस गांव की एक साधारण सी लेकिन बेहद खास कन्या जो अपने जीवन की रोज़मर्रा की जिम्मेदारी में लगी थी। उसका चेहरा किसी मूर्तिकार की सबसे परिपूर्ण रचना जैसा था। सांवली त्वचा, बड़ी बड़ी आँखें और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई रहस्य उसकी पलकों में छिपा बैठा हो। वह रोज़ की तरह तालाब पर पानी भरने गई थी। उसके हाथ में पीतल का घड़ा था और उसकी चाल में सादगी के साथ एक आत्मविश्वास भी था। तालाब पर पहुंचते ही उसे कुछ अजनबी साया दिखे, गाड़ी के पहियों के निशान और अजनबी कपड़ों वाला एक पुरुष। यह दृश्य गांव के लिए नया था। माफ़ कीजिए, क्या यह रास्ता हरिद्वार की ओर जाता है? एक भारी लेकिन विनम्र आवाज़ सुनाई दी। संध्या ने मुड़कर देखा। सामने एक आकर्षक पुरुष खड़ा था। करीले से कटे बाल, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी थकान। कपड़े महंगे पर चेहरे पर थका हुआ था और शायद टूटा हुआ भी। जी हाँ, यह रास्ता तो नदी की ओर जाता है, संध्या ने सहजता से कहा। आप शायद रास्ता भटक गए हैं, लेकिन गांव के ठाकुर साहब के पास जाइए, वो आपको सही मार्ग बताएंगे। पुरुष ने गहरी सांस ली। मैं रास्ता नहीं, शायद खुद को ढूंढने निकला हूँ। नाम अर्जुन राय। संध्या ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। चेहरा और चाल बताती थी कि यह कोई आम यात्री नहीं है, ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन उसकी आंखें वे तो किसी शिशु की तरह खोई हुई थी। तो आप हमारे गांव में अतिथि देवो भव है, यह तो सुना होगा, संध्या ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन कुछ क्षणों तक उस मुस्कान को देखता रहा। कितने वर्षों बाद उसे लगा कि कोई बिना स्वार्थ के मुस्कुराया है। अर्जुन ने तय किया कि वो इस गांव में कुछ दिन रहेगा। उसने गांव के किनारे एक पुरानी हवेली किराए पर ले ली, जहां कभी कोई ठाकुर रहा करता था। हवेली टूटी फूटी थी, पर अर्जुन के लिए वह शहर की ऊंची दीवारों से बेहतर थी। गांव वालों के लिए अर्जुन अब भी रहस्य था। कौन है ये आदमी, क्यों आया है, इसके पास इतने पैसे हैं, फिर भी खेतों की धूल क्यों पसंद है। पर संध्या धीरे धीरे अर्जुन से बात करने लगी। किताबें, जीवन, दुखों और सपनों पर बातें होने लगी। अर्जुन को हैरान होती थी कि संध्या, जिसने कभी शहर नहीं देखा, जीवन के बारे में इतने कैसे जानती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खाली क्यों हो अर्जुन जी? संध्या की इस बात से उसे भीतर तक हिला दिया। अर्जुन का जीवन बाहर से चमकदार था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। उसने माता पिता का निधन एक कार दुर्घटना में हो गया था। उससे बचपन से भी अपने आप को किताबों, व्यापार और अकेलेपन में गुम कर लिया था। दोस्त थे पर नकली, रिश्ते थे पर समझ से परे। जीवन में सब कुछ कमाया पर किसी का सच्चा हाथ नहीं थामा। अब ढूंढ रहा हूँ शायद खुद को, अर्जुन ने एक शाम संध्या से कहा। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ खालीपन था, लेकिन साथ ही एक तीव्र इच्छा भी, कुछ पा लेने की, कुछ बदल देने की। धीरे धीरे अर्जुन गांव की मिट्टी से जुड़ता गया। वह बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों की बातों में रुचि लेने लगा और खेतों में मिट्टी से हाथ लगने लगा। गांव की स्त्रियाँ कहती, संध्या वो तुम्हारे कारण ही रुका है। संध्या मुस्कुरा देती, पर उसका दिल
अब धड़कने लगा था अर्जुन के लिए, पर वह जानती थी कि यह संभव नहीं है। अर्जुन एक अमीर आदमी है और वो एक साधारण लड़की। यह तो कहानी हो जाएगी। चंद्रमा ज़मीन को छूना चाहता है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और तालाब की सतह पर केसरिया रंग बिखरा हुआ था, अर्जुन और संध्या आमने सामने बैठे थे। संध्या, अर्जुन ने कहा, अगर मैं सब कुछ छोड़कर यहीं रह जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ इस जीवन में चलोगी? संध्या चौंक गई। उसकी सांस रुक गई थी, पर उत्तर देने से पहले वह उठकर चल दी। उसके मन में तूफान था, प्रेम, भय, सामाजिक सीमा, सब एक साथ। संध्या अर्जुन के प्रस्ताव को सुनकर चुपचाप उठ गई। उसके कदम तेज थे लेकिन दिल भारी। वह सीधा तालाब से होते हुए पीपल के पेड़ तक गई, जहाँ अक्सर वह खुद से बातें करती थी। क्या कह दिया उसने मेरे लिए? उसके मन में हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। अर्जुन जैसा पुरुष, जिसे शहर की रंगीनियों, ऐशो आराम और दौलत की आदत है, और वो क्या सच में एक गांव की साधारण कन्या के साथ जीवन बिताना चाहेगा? नहीं, ये संभव नहीं है। यह सिर्फ एक मोह हो सकता है और मोह टिकता नहीं। वह बुदबुदाई, लेकिन एक कोना उसके दिल का बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। यही तो वह चाहती थी कि कोई हो जो उसे सिर्फ सुंदरता से नहीं, आत्मा से पहचाने। अर्जुन वैसा ही था, पर क्या दुनिया इसे स्वीकारेगी? अर्जुन को संध्या की खामोशी से कुछ समझ नहीं आया। वह एक दिन उससे मिलने पहुंचा। संध्या चुपचाप खाट पर बैठी थी और उसकी आंखें लाल थी। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो संध्या, अर्जुन ने नरमी से कहा। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सिर्फ एक खेतिहर की बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ एक नाचने वाली, देह व्यापार में फंसी एक मजबूर स्त्री थी। अर्जुन का दिल काँप गया, लेकिन चेहरा शांत था। मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटी तुझे उस दुनिया में नहीं जाना जहाँ मुझे धकेल दिया गया। उन्होंने मुझे किताबें दी, शिक्षा दी और खुद को मिटा दिया मेरे लिए। मैं उसकी बेटी हूँ अर्जुन। क्या तुम एक देह वाली की बेटी को पत्नी बना सकोगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर वह धीरे से संध्या के पास बैठा और बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जीवन दिया और तुमने उस जीवन को इज्जत। तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा गौरव है। संध्या की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पुरुष इतना बड़ा दिल कैसे रखता है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। धनी यात्री संध्या से विवाह करना चाहता है। कुछ लोग कहने लगे, अरे कन्या तो सुंदर है, लेकिन उसकी माँ का क्या इतिहास है, यह भी याद रखना चाहिए। कुछ स्त्रियाँ जलन से भरी थी और कुछ पुरुषों को पसंद नहीं आ रही थी कि बाहर का आदमी उनके गांव की बेटी को ले जाए। गांव के प्रधान ने अर्जुन को बुलाया। बेटा, तुम अच्छे आदमी लगते हो, लेकिन हमारे यहाँ बिरादरी, खून और नाम का बहुत महत्व है। संध्या भले ही दूध सी पवित्र हो, लेकिन उसकी माँ। बस, अर्जुन ने गुस्से से कहा। अगर संध्या इस गांव की बेटी है तो उसकी माँ ने इस धरती को एक उज्ज्वल आत्मा दी। मैं किसी की सोच के आधार पर निर्णय नहीं बदलूंगा। गांव का माहौल बदलने लगा, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में, लेकिन एक बात तय थी, कमलपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक रात अर्जुन ने संध्या को बुलाया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसने कहा। संध्या का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पाई कि अचानक क्या हुआ, पर क्यों। उसकी आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा सम्मान दांव पर लगे। तुम इस गांव की आत्मा हो, मैं एक परछाई हूँ जो आकर धूप को छीनना नहीं चाहता। संध्या की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा, बस उठी और वहाँ से चली गई। अर्जुन उस रात नहीं सोया। वह रात भर हवेली के बरामदे में बैठा रहा, चुपचाप, टूटा हुआ और खोया हुआ। अगली सुबह गांव में हलचल थी कि मंदिर प्रांगण में भीड़ जमा थी। अचानक गांव की एक बुजुर्ग स्त्री जो अक्सर चुप रहती थी सामने आई। अर्जुन बाबू, मैंने आपकी आँखों में अपनी जवानी देखी है। मैं एक बार किसी अमीर से प्रेम कर बैठी थी। वो समाज की बातों में बह गया और मैं आज तक अकेली हूँ। वह अर्जुन के सामने आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ बेटा, एक बार अगर दिल की सुनो तो बहुत कुछ संवर जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह समझ चुका कि सच्चा प्यार समाज की जंजीरों से ऊपर होता है। अर्जुन गांव छोड़ने के लिए तैयार हो चुका था, पर उसकी आत्मा वहीं अटकी थी। संध्या चुप थी, पर उसके खामोशों में आंधियाँ थी। क्या अर्जुन वापस लौटेगा? क्या संध्या उसे स्वीकारेगी या अपने
अतीत को वर्तमान बना लेगी। अर्जुन कमलपुर छोड़ चुका था। सुबह सुबह वह अपनी गाड़ी से में चुपचाप बैठा और बिना किसी से मिले निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे खुले थे, जैसे कोई अंतिम बार उससे विदा लेने को बेताब था। वह पीछे नहीं मुड़ा, कम से कम शरीर से नहीं, लेकिन उसका मन वहीं रह गया था, संध्या की आंखों में, गांव की गलियों में और उस तालाब के किनारे जहां पहली बार उसने खुद को देखा था। शहर लौटते हुए उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, संध्या। शहर की चकाचौंध और भीतर की खामोशी। अर्जुन ने अपने आलीशान बंगले में लौटा, जहाँ हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियाँ, फर्श पर विदेशी कालीनें, दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग, लेकिन एक बात नहीं थी, सांसों में वो मिठास जो कमलपुर की हवा में थी। क्लब के दोस्तों ने पूछा, कहाँ गए थे भाई, कुछ दिनों से बिल्कुल गायब हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह बनावटी थी, बस खुद की तलाश में। दोस्त हंस पड़े, तलाश? तू तो खुद कड़ों का मालिक है, तुझे क्या तलाश करनी? अर्जुन चुप हो गया। उसे क्या पता, आत्मा की भूख दौलत नहीं मिटा सकती। अर्जुन को पिता की एक पुरानी डायरी मिली जो बरसों से उसकी लाइब्रेरी में बंद थी। उस पर धूल जमी थी, जैसे ही सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। उसने पन्ने पलटे और एक जगह पढ़ा, धन, नाम, रुतबा कमाना आसान है, लेकिन किसी सच्चे रिश्ते की कीमत वही जानता है जो अकेला होता है। अर्जुन को अगर सच्चा साथी मिले तो मैं समझूंगा मेरी विरासत पूरी हुई। अर्जुन की आंखें भर आई। उसके पिता समझते थे, शायद इसलिए उन्होंने अर्जुन को कभी मजबूर नहीं किया शादी के लिए। अब वह समझ चुका था, जानता था, विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं होती, विरासत होती है विचार, प्रेम और सही निर्णय का साहस। कमलपुर में संध्या अब शांत रहने लगी थी। वह लोगों से कम बोलती, तालाब पर कम जाती, खेतों में उसका मन नहीं लगता। जब उसकी सहेली मीरा ने पूछा, तू उदास क्यों है, वह मुस्कुरा दी, बस हवा कुछ भारी लगती है। अर्जुन की बातों को भूलना चाहती थी, पर कैसे भूलूं? वह हर सुबह उसके मन में उगता, हर शाम आंखों में उतरता। अगर वो लौटा तो क्या सब छोड़ दूं? वह खुजते पूछती, लेकिन उत्तर सिर्फ खामोशी थी। अर्जुन एक शाम अपने बड़े ऑफिस में बैठे था, बोर्ड मीटिंग चल रही थी, सब लोग निवेश बजट की बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मुझे कुछ कहना है। सब चुप हो गए। मैंने जीवन भर व्यापार किया, लोगों को खुश किया, समाज को पैसा दिया, लेकिन अब मुझे खुद को देना है। मैं इस्तीफा देता हूँ, सब कुछ मेरे ट्रस्ट को सौंपता हूँ और वहाँ लौट रहा हूँ जहाँ मैंने जीना सीखा है। सन्नाटा छा गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कंपनियाँ, शहर, बंगला, सब ट्रस्ट के नाम। वह सिर्फ अपने कपड़े, किताबें, पुरानी डायरी लेकर निकला। जब अर्जुन की गाड़ी फिर से कमलापुर पहुंची, गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने कहा, लो आ गए फिर साहब। कुछ औरतें मुस्कुराई, अब की बार संध्या को मांगने आए होंगे। वह सीधे संध्या के घर पहुंचा। संध्या बाहर तुलसी को जल दे रही थी। अर्जुन ने उसे पीछे से पुकारा, संध्या। वह ठिठक गई, धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। अब क्यों आए हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी मेरा नहीं रहा और तुम्हें अब याद आया। उसके होंठ कांपे। अर्जुन उसके करीब आया, घुटनों पर बैठ गया। मैं डर गया था, समाज, सम्मान, नाम, इन सबको बोझ उठाते उठाते भूल गया कि दिल भी कुछ होता है। लेकिन अब मैं सब छोड़ चुका हूँ। मैं खाली हाथ आया हूँ, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या तुम मेरी पत्नी बनेगी? संध्या। संध्या की आंखें भर आई। हवा में फिर से वही मिठास लौट आई। पर क्या समाज उन्हें फिर से रोकेगा? क्या संध्या इस बार हाँ कहेगी? अर्जुन अब घुटनों पर था, संध्या के सामने, खाली हाथ लेकिन प्रेम से भरा। उसका चेहरा धूल से सना था, कपड़े सादे थे, पर आंखों में वही चमक थी जिसने संध्या को पहली बार बांध लिया था। संध्या स्तब्ध थी। बरसों की तपस्या, आंसू और अकेलेपन जैसे पल में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन वह एक पल में टूटना नहीं चाहती थी। उसने अर्जुन को उठाया और कहा, तुम मुझसे अपनाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम मेरे जीवन को भी अपना सकोगे? अर्जुन बोला, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरता संध्या, मैं तुम्हारे हर आंसू का हिस्सा बनना चाहता हूँ। संध्या ने अर्जुन की आंखों में झांका, फिर गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक बार गांव के सामने खड़े होकर कहो कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, बिना शर्म, बिना झिझक। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। अगली सुबह गांव के मंदिर में ढोल बजा, लोग इकट्ठे हुए, कुछ उत्सुक, कुछ नाराज। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ,
संध्या के साथ उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं अर्जुन चौहान, शहर का व्यापारी, अपनी सारी संपत्ति त्याग चुका हूँ। आज मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो संध्या को पत्नी के रूप में चाहता हूँ। गांव में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक आदमी माँ चिल्लाया, लेकिन इसकी माँ तो। अर्जुन ने बात काटी, उसकी माँ ने इस गांव को एक सशक्त बेटी दी है। अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को जिन्होंने एक स्त्री को मजबूरी में धकेला। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। तभी मंदिर के पुजारी माई आगे आई। उन्होंने अर्जुन और संध्या के हाथ पकड़े। जिसने सच्चा प्रेम किया हो उसे समाज से डरने की जरूरत नहीं। यह विवाह हम सबके सामने होगा। संध्या और अर्जुन का विवाह मंदिर में हुआ। दीप जलाए गए, मंत्र गूंजे। गांव की महिलाएं जो कल तक ताने देती थी आज हाथों में कलश लिए खड़ी थी। संध्या के आंसू उसकी विदाई नहीं थे, वो एक नए जीवन की शुरुआत थी। अर्जुन ने फेरे लेते समय वचन दिया, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारा मित्र बनूंगा और उस आंसू को मिटाऊंगा जो किसी और के कारण गिरा हो। अर्जुन और संध्या ने गांव में एक ही पुस्तकालय और सिलाई केंद्र की नींव रखी। संध्या की मां के नाम पर शक्ति संस्थान। यह वही जगह बनी जहां अब गांव की लड़कियां सीखती थी, पढ़ती थी और आत्मनिर्भर बनती थी। संध्या अब सिर्फ एक सुंदर कन्या नहीं थी, वह गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। और अर्जुन अब वह धनी नहीं रहा, लेकिन वह सबसे अमीर आदमी था जिसे सच्चा प्रेम, सम्मान और संतोष मिला। एक नदी की तरह जीवन बहता रहा, लेकिन अब उसमें ठहराव भी था और प्रवाह भी। समय बीतता गया। कमलपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस गांव में कभी ताने और तिरस्कार की गूंज होती थी, अब वहां स्त्रियों की हंसी और बच्चों की किताबें की खनक सुनाई देती है। गांव की हवा में अब वही मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और शिक्षा की नई खुशबू घुल चुकी थी। और इस परिवर्तन की जड़ में थे अर्जुन और संध्या। अब संध्या सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वह गांव की बेटियों को पढ़ाती, उन्हें सिलाई और स्वरोजगार के लिए तैयार करती थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मुस्कान में सच्ची शक्ति। लड़कियां उसे संध्या दीदी कहकर बुलाती और वो आशीर्वाद लेती। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह लड़की, जिससे एक समय लोग उसके जन्म के कारण अपशगुन मानते थे, उसकी माँ जो कभी समाज के नजरों में गिरी हुई थी, अब एक आदर्श बन चुकी थी शक्ति संस्थान के नाम से। अर्जुन ने व्यापार को नहीं, लेकिन अपने अनुभव को जरूर गांव में बांट दिया। वह बच्चों को जीवन के पाठ पढ़ाता, युवा को ईमानदारी और संघर्ष की कहानियाँ सुनाता। वह कहता, धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन अगर आत्मा खो जाए तो जीवन सुहन शून्य हो जाता है। गांव के युवा अब नौकरी के लिए शहर नहीं भागते, वे गांव में खेती, बुनाई और शिक्षा को अपना रहे थे। अर्जुन और संध्या ने उन्हें यही सिखाया था, जड़ों से जुड़ो तभी ऊंचाई संभव है। कुछ वर्ष बाद संध्या ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नाम था आराध्या। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लड़कियां ढोलक बजा रही थी, महिलाएं गीत गा रही थी। किसी ने पहली बार गांव में लड़की जन्म पर उल्लास देखा था। संध्या ने अपनी बेटी का नाम खुद रखा और अर्जुन ने उसका पहला खिलौना खुद बनाया, लकड़ी का एक छोटा झूला जो उसके गांव में बड़ा ही बनवाया करता है। अर्जुन अब आराध्या की गोद में लेता तो कहता, तू मेरी दूसरी संध्या है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में पछतावा था। वह संध्या की नानी थी जो कभी उसकी माँ को घर से निकाल चुकी थी। अब वह बूढ़ी अकेली थी। वह जब शक्ति संस्थान के द्वार पर आई तो डर रही थी, शायद संध्या उसे पहचान कर निकाल देगी। लेकिन संध्या ने उसके चरणों में पानी डाला और कहा, जो माँ ने को नहीं मिला मैं उसको आपको दूंगी। क्योंकि बदला लेना आसान है, लेकिन माफ़ करना वही सच्चा अधिकार है। अर्जुन उस दिन देर रात तक संध्या को निहारता रहा। उसने कहा, तुम सच में सुंदर हो, लेकिन अब सिर्फ चेहरे से नहीं, आत्मा से। गांव में पहला इंटर कम्युनिटी में विवाह हुआ। कुछ साल बाद गांव के एक दलित लड़के ने ब्राह्मण की लड़की से विवाह करने का निर्णय लिया। गांव में फिर तनाव परामर्श लगा। लोगों ने कहा परंपरा टूट जाएगी, लेकिन तभी संध्या और अर्जुन सामने आए और बोले, अगर परंपरा किसी की खुशी पर पहरा देती है तो वह परंपरा नहीं, पिंजरा है। हमें पिंजरे नहीं चाहिए, हमें खुले आकाश में उड़ने वाले पंख चाहिए। उन्होंने इस विवाह को मंदिर में कराया और वह गांव का पहला अंतर्विवाही जातीय विवाह बना। सालों बीत गए। संध्या और अर्जुन अब उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब वही चमक थी। एक शाम जब आराध्या अब 18 की हो चुकी थी, अर्जुन ने उसे पुकारा, बेटी
ये जो पुस्तकालय है, जो शक्ति संस्थान है, अब तुम्हें आगे ले जाना है। आराध्या ने पूछा, क्या पापा आप थक गए हो? अर्जुन हंसा, नहीं, अब हम एक नई यात्रा पर जाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ यादें होगी, तुम्हारी मुस्कान हमारे साथ है। संध्या और अर्जुन फिर उस तालाब के किनारे बैठे जहाँ पहली बार दोनों की नज़रें मिली थी। संध्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अब भी मुझे उसी तरह देखते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें सिर्फ सुंदरता नहीं देखता, मैं तुझमें जीवन देखता हूँ, एक पूर्णतः परछाई। और चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दोनों सूर्यास्त की ओर देखते हुए हाथ थाम लिया, जैसे अब जीवन पूर्ण हो चुका हो। यही थी कहानी सुंदर कन्या और धनी यात्री की, जो रूप, रुतबे और समाज से उठकर प्रेम, क्षमा और पुनर्जन्म की मिसाल बन गई। यह सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं थी, ये उस समाज की कहानी थी जो बदल सकता है अगर किसी में बदलाव का साहस हो। जय माता जी।